अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं पिम्स पर भी बात करना चाहता हूँ और उसके साथ साथ सरहद यूनिवर्सिटी का केस किधर तक पहुँचा उस पर भी बात करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कश्मीर पर बात करना चाहता हूँ। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन कश्मीर में हो क्या रहा है। कश्मीर में इलेक्शन हुए, वो आपने देखे, उसमें PMLN को एक मेजॉरिटी पार्टी बन के उभरी। उसके बाद उधर क्या चल रहा है वो बड़ा अजीब सा मामला है। उधर जो आमतौर पे ख्याल किया जा रहा था, दो कैंडिडेट थे जिनके बारे में तासुर ये था कि इन्हें इन दोनों में से किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। एक फ़ारूक हैदर थे जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर थे, और एक जो उधर पार्टी के सरबराह हैं नून लीग के, वो हैं शाह गुलाम कादर। तो उनके बारे में एक ख्याल था कि इनको बनाया जा सकता है, लेकिन उन दोनों में कोई भी नहीं बना। बल्कि ये कि कल रात को वज़ीर आज़म हाउस में इजलास हुआ और उसमें जो शाह गुलाम कादर हैं उनको बताया गया कि जनाब तुसी सदर बन जाओ तो फिर की ख्याल है, पार्टी के भी सदर हैं, आप रियासत के सदर बन जाएँ, रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के। तो उन्होंने कहा जी कि मैं कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, तो वो इस चीज़ पर नाराज़ हो गए। और उसके बाद जो एक नाम चुना गया वो कौन है जी? वो इफ्तिहार गिलानी है, बैरिस्टर इफ्तिहार गिलानी साहब। रिलेटिवली इन सब में से वो बहुत यंग हैं, लेकिन जो उनका एक वीक पॉइंट है वो ये है कि वो मुंतहब नहीं है। मतलब ये है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में हार गए, उधर कोई टेक्नोक्रेट की सीट होती है तो वो उनको टेक्नोक्रेट की सीट पे लाया गया। बल्कि ये है कि एक और अब्बासी साहब हैं और उनके भाई उधर DIG हैं। तो उनको उम्मीद लगाई गई थी कि वो इलेक्शन न लड़ें और उनको टेक्नोक्रेट की सीट पर लाएंगे। और शायद उम्मीद लगाने वालों को ये नहीं आइडिया था कि जो इफ्तिहार गिलानी है ये इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। वो नहीं जीत पाए, और उसके नतीजे में जो सीट है वो उसे चाहता कोई और था, लेकिन वो मिल किसी और को गई। वो पसंद किसी और की थी, वो तो चली किसी और के पास गई, तो वो चली गई जो इफ्तिहार गिलानी साहब के पास। अब गालिबन मुझे इतना तारीख का नहीं पता, लेकिन ये पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ कि एक जो एक रिज़र्व सीट पे मुंतखब शख्स, उनको वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। और ये चीज़ ऐसे टाइम पर हो रही है कि जब ओवरऑल कश्मीर का इशू बड़ा मुतनाज़ा हुआ है। उधर जो जैक है, जो कि उधर जो जॉइंट एक्शन कमेटी वाले हैं, उनके जो प्रोटेस्ट भी जारी रहे, और जो उन्होंने मुख्तलिफ़ नशिस्तों के हवाले से उनका एहतजाज चल रहा था कि जो 12 नशिस्तें हैं जो कि मकबूजा कश्मीर से आए हुए लोग जो पाकिस्तान में आबाद हैं उनके लिए मुख्तस हैं, वो ख़त्म की जाएँ। अब यह है कि हो सकता है कि एहतजाज कोई नया रुख इख्तियार कर जाए कि जी ये बंदा तो कश्मीर का है, जो इफ्तिहार गिलानी है, ये कश्मीर से ही हैं और मुज़फ़्फ़राबाद से हैं, लेकिन ये है कि उनको यानी कि ये एक मखसूस नशिस्त पे आए हैं, ये एक रिज़र्व सीट्स पर आए हैं। अब यह है कि क्या हुआ इसके बारे में मुख्तलिफ़ राय हैं। एक ख्याल ये किया जाता है कि इफ्तिहार गिलानी को जानबूझकर हराया गया, और वो इसलिए हराया गया कि एक शक ये था कि इफ्तिहार गिलानी को आगे वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे, लिहाजा इनको हराना ज़रूरी है। तो उसमें अपने और पराए सारे शामिल थे। अपनों से मतलब ये है कि उसमें जो मुस्लिम लीग के लोग भी थे वो भी शामिल थे, और जो पीपल्स पार्टी के लोग थे वो भी शामिल थे। और कई जगहों पे ये भी इल्ज़ाम आ रहे होते हैं जी कि उधर जो है वो पैसा भी बहुत ज़्यादा चला। लेकिन जो भी था, इफ्तिहार गिलानी इलेक्शन नहीं जीत सके। दूसरा ये है कि शाह गुलाम कादर और जो फ़ारूक हैदर हैं, इनको क्यों नहीं वज़ीर आज़म के लिए नामज़द किया गया। अब यंग क़यादत की तरफ नून लीग चल पड़े तो ये तो क़यामत की निशानी है। तो ये क्या मामला है? अब इस हवाले से जो जैक की वजह से कश्मीर की सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें हर बंदे की स्क्रीनिंग होती है और उसको इसी तनाज़र से देखा जाता है कि क्या ये नेशनलिस्ट है, ये भी कोई ख़ुद मुख्तार कश्मीर का हामी है, या कि इसको ये प्रो पाकिस्तान है कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक के ख्वाह हैं। ये किस साइड पर खड़े हैं? तो जो शाह गुलाम कादर हैं और जो फ़ारूक हैदर हैं, उन पर भी कुछ इसी तरह के इल्ज़ाम लगते हैं कि ये बड़े नेशनलिस्ट हैं, और इनको फिर ये साथ ये भी खदशा मौजूद रहता है कि ये जैक के बारे में नरम रवैया रखेंगे और ऐन मुमकिन है कि चीज़ें इनके कंट्रोल से निकल जाए। मतलब यह है कि जो पाकिस्तान से लोग
कश्मीर के मामलात देखते हैं, शायद चीज़ें उनके कंट्रोल में भी ना हों जब ये सब लोग जो हैं ये आपस में मिल जाएं। तो उस तनाज़ुर में इफ्तिखार गिलानी का इंतखाब किया गया है। इफ्तिखार गिलानी एक अच्छी एक बावकार शख्सियत के मालिक हैं। मेरा ख्याल है कि इन्होंने कुछ शायद ये भी किया है जी कि हो सकता है कि वो अपने कैरिज़मा की बुनियाद पे कोई लोगों को वापस ले आएँ। आई डोंट नो कि ये चीज़ कितनी असरअंदाज होती है, लेकिन ये है ओवरऑल बड़ा मुतनाज़ा अमल है। ये इखलाकी लिहाज से बड़ा ही एक मुतनाज़ा अमल है। पहले जो पाकिस्तान है इसमें भी यही इल्ज़ाम लगता है जी कि इलेक्शन जीता कोई और था, हुकूमत कोई और कर रहा है। अब उधर ये एक नया ट्रेंड कायम किया जा रहा है कि जिसके तहत एक मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले शख्स को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। एज़ अ वज़ीर आज़म वो कैसे रहते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन यह है कि ओवरऑल आज के दिन तक ये सूरत हाल है। और कुदरत का करना है कि एक टाइम पर जो फ़ारूक हैदर हैं उन्होंने 2 नशिस्तें जीती थीं, उनमें से एक नशिस्त जो छुड़ी उस पर इनको मुंतखब कराया गया था, इफ्तिखार गिलानी को। इस दफ़ा जो है वो भी मुंतखब नहीं हो पाए। तो ये कश्मीर के हवाले से सूरत हाल है। ये किधर जाती है आई डोंट नो, लेकिन ये कोई आगाज़ अच्छा नहीं हुआ। दूसरा, कल हमने चूँकि पिम्स के हवाले से चीज़ें चल रही थी, नाज़रीन पिम्स का इशू ओवरऑल इस पे बहुत ज़्यादा एक अवाम में एक रिजेंटमेंट पाई जाती है, और जो एक अवाम का एहतजाज आया ये मुतवक्को भी था। लेकिन एक चीज़ जो इस मामले पे मिस होती है ना, वो ये होती है कि हम को मसले के हल की तरफ नहीं जाते। ओवरऑल जो कल भी हमारी गुफ्तगू होती रही, जिस तनाज़ुर में होती रही, वो ज़्यादातर यही थी कि किसको फ़ारिग करना है, किसको रखना है। पिम्स के क्या मसाइल हैं उस पर कोई बात नहीं हुई। इस पर कोई बात नहीं हुई कि अगर उधर जो फायर ब्रिगेड वाले पहुंच भी जाते तो उधर क्या सूरत हाल थी। सूरत हाल ये थी कि जब आपने 14-15 बच्चे उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और आपने उनको ऑक्सीजन पे लगाया हुआ था, और अगर उस कमरे में आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड आप पूरी दुनिया की इकट्ठी करके ले आएँ तो उन बच्चों को कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि ये इसी तरह कि जैसे आप ये समझें कि किसी जगह पे आपने तेल को आग लगा दी और वो तेल जिधर जिधर जा रहे हैं ना, आग फिर उधर उधर जा रही है। तो अगर आग लग गई है और ऑक्सीजन ने वो आग कैच कर ली है तो ऑक्सीजन जिधर जिधर जा रही थी वो आग भी उधर उधर जा रही थी। तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ सेकंड्स कि वो बच्चे जो हैं वो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। एक चीज़ इसमें क्या होना क्या चाहिए था। अब यह है कि हमारा जो फायर सेफ्टी का सिस्टम देखें कि क्या इसमें इन्होंने कोई जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट था उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है कि आपने कोई जो इधर एसी वगैरह लगाए हुए हैं इनका आप कितनी दफ़ा चेक करते हैं, आपने कोई इसकी कोई गारंटी दी हुई थी, चेक किया हुआ था, आपने एनओसी दिया हुआ था कि इधर से कोई शॉर्ट सर्किटिंग नहीं हो सकती। उस पर कोई बात नहीं हुई। फिर यह है कि जो इस वार्ड की मेंटेनेंस वाले हैं वो क्या कितनी दफ़ा विज़िट करते हैं, उनकी लास्ट विज़िट कब था, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी थी, उस पर कोई बात नहीं हुई। फिर यह है कि इस वार्ड का जो सरबराह है वो कौन था, इस टाइम कितने डॉक्टर उधर मौजूद थे, उस पर कोई बात नहीं है। और फिर यह है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर कोई बात नहीं हुई। और नाजरीन जो आज एक और शॉकिंग स्टोरी का पता चला वो ये थी कि इधर तो जो भी था यानी कि कोई इनके पास कोई फायर सेफ्टी का कोई ऐसा बाकायदा इंतज़ाम नहीं था इनके पास, बल्कि कोई ऐसा एनओसी नहीं था कि कोई इन्होंने बाकायदा कोई ट्रेनिंग कराई हो, कोई ड्रिलिंग कराई हो, वो भी नहीं था। फायर सेफ्टी में ये चीज़ें आती हैं, यानी कि उसमें आपने ये चेक करना होता है कि आग किस सूरत में लग सकती है और उस सूरत तक पहुंचने से रोकने के लिए हमें क्या एहतियात करने चाहिए, जिसमें मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या जो दूसरे मेंटेनेंस वालों की बात कर रहा हूँ कोई ऐसा जिक्र ही नहीं था और एनओसी भी नहीं मिला हुआ। ठीक है, अच्छा, और उससे भी जो एक बड़ी एक अफसोसनाक बात है वो ये कि जो एक इस्लामाबाद की हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल के पीछे डंडा लेके चले होते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल इन पर्टिकुलर, कि आपने क्या इंस्पेक्शन हुई है कि नहीं हुई, फायर सेफ्टी के हवाले से आप क्या क्या इंतज़ाम है, आपने कोई ड्रिल कराई है या नहीं कराई, अमले को इस बारे में आगाह किया या नहीं किया। वो रेगुलेटर हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इस्लामाबाद की है रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिन्होंने बाकियों से ये रिपोर्ट लेनी होती है, उनके अपने यहाँ भी उनके पास भी एनओसी नहीं था। कितनी अफसोस की बात है। यानी ये बताएं कि ऐसे मौके पे यानी कि हम वैसे ही एक हादसे के दाने पर बैठे होते हैं। हादसे की एक मेहरबानी है
यानी कि कोई हम पर उसकी नज़र नहीं होती, नहीं तो हमने तो कोई तैयारी नहीं होती हमारी, हम तो बिल्कुल इसी तरह हर टाइम मौत के मुंह में होते हैं। अब दूसरा सरहद यूनिवर्सिटी के हवाले से सुन लें। सरहद यूनिवर्सिटी में आज काफ़ी खबरें चल रही थी कि तलबा को एक्सपेल कर दिया गया है। मैंने उस हवाले से पता किया है, मुझे पता चला है कि तलबा को एक्सपेल नहीं किया गया। हाँ, जो अहम बात है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो डॉक्टर जदून है वो उस दिन से गायब है। डॉक्टर जदून का कोई पता नहीं है, वो फ़ोन भी उसका बंद है। और सिर्फ डॉक्टर जदून गायब नहीं है, वो ख़ातून, वो कर्नल की बेगम जिन के वजह से ये मामला बना या जिनका और डॉक्टर जदून का आपस में क्लैश चल रहा था, उन ख़ातून का भी नंबर बंद है, उनके साथ भी कोई रब्ता नहीं है। आज मैंने कोई यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से पता किया, उन्होंने कहा कि हमने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई है और उसमें हम चाहते हैं कि ये लोग पेश हों, डॉक्टर जदून भी और वो ख़ातून भी, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो रहा। तो अब हमने ईमेल की है दोनों को कि जिसके ज़रिए उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया जी कि हमने जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है उसकी रिपोर्ट हमने एजेंसीज़ को भी दी है। मुख्तलिफ एजेंसीज़ जो हैं वो भी इस मामले में बड़े सेंसिटिव थी कि इधर मामला क्या हुआ है। और दूसरा जो HEC है जो कि रेगुलेटर है, हमने उसको भी रिपोर्ट भेजी है। और जिस रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं, मतलब यह है कि जिसमें इन दोनों की प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, वो भी इसलिए रिक्वायर्ड है कि वो हमने HEC को रिपोर्ट पेश करनी है और उसके बाद ही हमने इनको फ़ारग भी करना है। यानी कि उनका ये ख्याल है कि इनको शायद दोनों को फ़ारग कर दिया जाए, लेकिन यह है कि वो एक प्रोसेस के ज़रिए होगा। तो ये दोनों लोग जो हैं ये मुयस्सर नहीं हैं। और इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ भी एक्शन हो सकता है, लेकिन उसमें भी जो तय होना है वो उस रिपोर्ट ने करना है। तो ये उसके हवाले से कई हमारे नाजरीन जो हैं वो जानना चाह रहे थे कि वो मामला किधर तक पहुंचा है। उल्टी सीधी कच्ची पक्की खबरें मीडिया में चल रही थी, तो लिहाजा फिर मैंने उनको वेरीफाई करने की कोशिश की और जो मेरे तक मालूमात पहुंची हैं वो मैंने आप तक बता दी हैं। खबरें ये भी आई थी कि उन दोनों को फ़ारग कर दिया गया है, डॉक्टर जदून को और ख़ातून को। लेकिन ये है कि जब मैंने कोई रेलिवेंट लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी कि फ़ारग अगर हम कर देंगे तो इंक्वायरी हम उनकी कैसे कर सकते हैं, तो उनकी इंक्वायरी ज़रूरी है, तो इसलिए हम तो उनके मुंतज़र हैं कि वो कब आएंगे। अब नाजरीन, कल हमने जब पिम्स का इशू डिस्कस कर रहे थे उस दौरान नेपाल में भी बहुत ज़्यादा तबाही आई है। उनका जो नेपाल का और तिब्बत का या चाइना कह लें, उनका जो बॉर्डर है, उधर इतना सैलाब आया है, इतना तूफ़ानी किस्म का सैलाब आया है कि मैंने जो उसकी वीडियोस देखी हैं मुझे पहले यकीन नहीं आया। यानी कि मैं बारहा मुख्तलिफ सोर्सेज से चेक करने की कोशिश की है, मैंने आज तक तूफ़ान की ऐसी वीडियो नहीं देखी जिस तरह से, यानी कि वो पूरी की पूरी इमारतें बहा कर ले गया। और अभी तक की जो इतलात हैं वो 350 से ज़्यादा लोग उसमें हलाक हो गए हैं। कोई 500 से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। उसमें कई जो हैं वो टूरिस्ट हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के, वो भी उधर आए हुए हैं। लेकिन वो जो तबाही देखी है ये बड़ी हैरान कौन है। मैं अभी तक क्यूरियस हूँ कि हुआ क्या मामला। जो दो किस्म की एक्सप्लेनेशन दी जा रही थी उनमें से एक ये थी कि शायद ये सैलाब से पहले कोई ज़लज़ला आया है, लेकिन ज़लज़ला किसी भी जगह पे रिपोर्ट नहीं हुआ, तो लिहाजा ज़लज़ले के इम्कानात जो हैं वो इसमें एक तरह से सिफर हैं कि ज़लज़ला नहीं आया था। दूसरा ये है कि कोई ग्लेशियर का तोदा गिरा है किसी झील में, उधर से कोई जो पानी है उसका बहाव बढ़ गया है, लेकिन ये किस तरह का बढ़ा है ये बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल था। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी देखा होगा। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ये जो ओवरऑल मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं और उसके नतीजे में ख़ास तौर पे वो लोग जो कि पानी के करीब हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। लेकिन बात फिर यही है, कल भी मैंने आपको बताया था कि एज़ अ मुसलमान हमारा अक़ीदा है कि दुआ जो है वो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। लेकिन नाजरीन, मैंने आपको ये भी बताया था कि अल्लाह ताला का अपना निज़ाम जो है वो भी किसी निज़ाम के तहत चल रहा है, तो लिहाजा हमें दुआ करने की भी ज़रूरत है। हम वो नहीं करते। मैं बचपन से देखता आया हूँ कि हम अपने को दुश्मन के लिए, कभी अमेरिका के लिए, कभी कोई दो लोग दुआओं में कि यार अब्बा उनको तबाह कर दे, नहीं हुए इस तरह तबाह नहीं करता अल्लाह मियाँ, यानी कि तुहाडे यार नहीं है। ठीक है, अल्लाह का एक अपना निज़ाम है और उसने आपको रोका नहीं है कि आप मेहनत ना किया करें। उसने आपको रोका नहीं है कि आप कोई जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनके मुकाबले की तैयारी ना किया करें। तो लिहाजा उसके लिए भी हमें तैयारी करनी चाहिए। बाकी यह है कि कुवैत पाकिस्तान के मुश्तरका दिफाई मुआहदे की भी खबरें आ रही हैं और
एक जो अहम डेवलपमेंट है वो ये कि हमारे फील्ड मार्शल का आपको आइडिया है कि वो ईरान गए थे, और ख़बर ये थी कि वो ट्रंप का पैगाम भी लेकर गए थे। लेकिन यह है कि आज पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने इस हवाले से वजाहत दी है कि वो ट्रंप के नुमाइंदे के तौर पर नहीं गए थे। अब यह है कि ऐसी वजाहत की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि जब अमेरिका से ख़बरें आईं कि अमेरिका ने कोई उनको पैगाम भेज रहा है, और फिर यह है कि हमारे भी जो लोग हैं वो चीज़ों को बढ़ाने चढ़ाने के लिए कि जी जो फील्ड मार्शल हैं वो जाएंगे ट्रंप का पैगाम पहुँचाएँगे, मतलब ये है जी कि साड़ी बड़ी वैल्यू है। लेकिन यह है कि उसके नतीजे में जो उसकी कैरेक्टराइजेशन होती है, जो उसकी पोर्ट्रेल होती है, वो फिर ये होती है कि वो सालिस की नहीं होती। वो फिर तासुर ऐसे मिलता है कि जैसे हम जो है ना कोई अमेरिका के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कोई ईरानी मीडिया ने भी कुछ इस तरह से चलाईं, और फिर यह है कि पाकिस्तान में भी कोई लोग इस तरह के सवाल करना शुरू हो गए, और उसके नतीजे में जो हुकूमत पाकिस्तान है वो बड़ी डिफेंसिव होगी, और जो वजारत खारजा के तर्जुमान हैं उन्हें बाकायदा इसकी वजाहत करनी पड़ी कि भाई ऐसी बात नहीं है, हम जो है ना कोई ऐसे किसी के एजेंट के तौर पे या सदर ट्रंप के तर्जुमान के तौर पे उधर नहीं गए थे। तो मेरे ख्याल है कि चीज़ों को इनको पहले से ही एहतियात से काम लेना चाहिए। अगर यानी कि वो जो पहले हम बढ़ के ना मारी होती हैं तो शायद आज हमें वजाहतें ना देनी पड़ती। तो नाजरीन, अभी तक के लिए यही सूरत हाल है जो आपके सामने रख दी है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।